हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बायोट सावर्ट्स लॉ। तो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहती है भाई? बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं मेनली कि हमारे पास कोई करंट एलिमेंट होता है और उस करंट एलिमेंट की वजह से उससे किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो हम बायो सावर्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो बायो सावर्ट्स लॉ है ये क्या कहता है? दिस लॉ दिस लॉ इज यूज टू determine the magnetic field determine the magnetic field at any point at any point due to a current carrying कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास कोई करंट का एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर के ऊपर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना हो तो बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर किसके लिए? इनफाइनाइटली स्मॉल कंडक्टर, ठीक है, एज वेल एज लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, दोनों ही केस में आप बायो सावर्ट्स लॉ का यूज कर सकते हो भाई। तो दोनों में ही वैलिड है ये। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर स्मॉल कंडक्टर होगा तो ही हम बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे या फिर लार्ज के केस में ही होगा। ठीक है, दोनों ही केस में आप बायो सावर्ट्स लॉ का यूज कर सकते हो भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी हमने मान लिया कि ये कोई वायर है, इसमें से करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। अब इस वायर की वजह के अंदर से करंट फ्लो है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी वायर है, कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है, स्मॉल लेंथ का भी हो सकता है, कोई भी लेंथ का हमने कोई वायर ले लिया आर्बिट्रेरी। अब इसमें से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया डी एल। ठीक है, इस डी एल लेंथ एलिमेंट यानी कि इसको मैं पॉइंट दे दिया मैंने, कोई ये ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पे ये कोई बी पॉइंट दे दिया। तो ये जो ए बी लेंथ एलिमेंट है इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसका जो हम ये एक वर्ड यूज करते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे हम बायो सावर्ट्स लॉ में यूज करते हैं। तो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? तो करंट एलिमेंट क्या होगा कि ये जो करंट एलिमेंट जो ए बी का बनेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, इस ए बी के अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है और डी एल इसका लेंथ एलिमेंट है। तो करंट आई को इसके डी एल लेंथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम करंट एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम करंट एलिमेंट के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, करंट एलिमेंट जो वैल्यू है उसको हम एक, यहाँ लेंथ एलिमेंट ये है तो इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई, याद रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन जो होगी करंट एलिमेंट की वो क्या होगी? सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी रहेगी? करंट एलिमेंट की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पॉइंट से हम कोई, यानी कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट से और ये इसे जो डीएल लेंथ एलिमेंट है यहाँ से
किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और उस आर्बिट्रेरी डिस्टेंस का नाम मैंने दे दिया कि वो कोई R डिस्टेंस है। तो यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V, P की वैल्यू क्या रहने वाली है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट DL एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ये इससे यहाँ जो इन दोनों का पॉइंट है, यहाँ बीच में कोई पॉइंट दे दिया, मैंने नाम दे दिया C। ठीक है, C से P पॉइंट हो गया इसकी लेंथ। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मान लिया कि कोई यूनिट वेक्टर है R जो C से P की तरफ डायरेक्शन को बारे में बता रहा है। ठीक है, और R वेक्टर हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी इसकी। और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ एक बात कर लेते हैं, क्या एंगल हो रहा जाता है कि इस लेंथ एलिमेंट DL के साथ ये जो CP लेंथ है R वेक्टर, वो कोई एंगल बना रहा है थीटा। तो बायो सावर्ट्स लॉ की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहती है कि इस DL लेंथ एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से, ये जो P पॉइंट है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल dB कोई भी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके लेंथ एलिमेंट DL के। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरी जो क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड करेगा थीटा एंगल पे। और थीटा एंगल किसका? साइन एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस लेंथ एलिमेंट एंड दिस वेक्टर CP। ठीक है, R वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो साइन ऑफ एंगल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा थीटा को समझ लेते हैं। देखो, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो थीटा, साइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा ये मैग्नेटिक फील्ड भी। तो जब थीटा की वैल्यू अगर 0 ले ले, जब थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, यानी कि जो हमारे पास वायर है उस वायर के सरफेस के ऊपर ही अगर हम बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ या अलोंग टू द लेंथ ऑफ दैट करंट एलिमेंट, तो वहां पे उस पॉइंट के ऊपर कह सकते हैं हम अलोंग टू द करंट एलिमेंट। ठीक है, जो करंट एलिमेंट हमारे पास है उसके अलोंग, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो थीटा 0 रहेगा, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। और ये वैल्यू कैसी रहेगी? मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, 0 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अब साइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? थीटा 90 डिग्री पे, और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो उस केस में हमारे पास जो 90 के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड भी, वो थीटा इस तरह से वेरी कर सकता है। ठीक है, आगे एक और फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो क्या है? डिस्टेंस, यानी कि जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हमारे से, यानी कि इस लेंथ करंट एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि डिपेंड ऑन इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इन सभी को अगर हम कंबाइन कर दें, सभी इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल के आती है। वो इक्वेशन क्या बनती है कि जो DB है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, जो 4 इक्वेशन है हमारे पास, सभी को कंबाइन कर रहा हूँ मैं। कंबाइन करने के बाद जो DB बनेगा हमारे पास, वो बनेगा IDL साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो नेचुरली जो हम यानी कि पहले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने देखा था कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पे हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया मैंने के, ठीक है, और मैंने लिख दिया आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, के को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो के होता है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास कितनी, 1। तो के की वैल्यू अगर 1 हो गई तो सीजीएस सिस्टम में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू। अगर हम बात करें एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम के अंदर जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी, यहाँ पे मैं इससे लिख लेता हूँ, इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई के बराबर हो जाए। तो ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे हम इक्वेशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड बी डी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू होगी एस आई सिस्टम के अंदर किसी स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल लेंथ का जो हमारे पास करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज, ठीक है। और ये जो म्यू नोट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, म्यू नोट जो रहने वाला है वो 4 पाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर और मीटर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू रहती है म्यू नोट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल देते हैं इसको। और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी ये किस में रहेगी, टेस्ला में, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो था स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो लेंथ एलिमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे बनेगा, इस लेंथ एलिमेंट से इधर जब पी पॉइंट की तरफ जब जाएंगे तो आर वेक्टर जो है वो इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ये सी पॉइंट था और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमने मान ली थी आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें हम, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लगेंगे, आर यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर यूनिट वेक्टर को जब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, इन वेक्टर फॉर्म जब इसको लिखेंगे तो डी बी वेक्टर जो रहेगा वो रहेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर और डिवाइडेड बाई आर ऑफ स्क्वायर, है ना। तो आर वेक्टर है, साइन ऑफ थीटा जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट में बदल देंगे इसको। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई एज इट इज डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। डी एल क्या है, लेंथ एलिमेंट, और क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर वेक्टर नहीं, आर यूनिट वेक्टर आएगा, अभी हमने आर वेक्टर नहीं बनाया है इसको, ये आर यूनिट वेक्टर है अभी तक, ठीक है। आर वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। आर वेक्टर क्या होता है, आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यूनिट वेक्टर तो हमने यहाँ पे ले लिया, यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करने से इसको में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आर वेक्टर अगर बनाना हो तो आर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे डी बी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बी वेक्टर जो है मेरे पास वो क्या बन जाएगा, देखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास किसमें, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा किसका,
बायो सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में अगर बायो सावर्ट्स लॉ कैलकुलेट करना हो तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वो बात रहेगी डायरेक्शन, कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कैलकुलेट करवाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर पता होना चाहिए, और कुछ पता हो या ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आते हैं तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन अगर चेक करें तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के को देख के ही हमें ऑप्शन से ये करेक्ट ऑप्शन पता चल जाता है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, लेंथ एलिमेंट और आर जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इन दोनों, ये दोनों जो एलिमेंट है, जब भी देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है डी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी एल क्रॉस आर वेक्टर, है ना। तो ये डी एल और आर देखो कैसे हैं, हमने अभी फिगर बनाया था, बार बार मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये इक्वेशन नहीं दिखेगी, इसलिए यही फिर से बना देता हूँ। ये तो है डी एल एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन है ये है आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन है ये। तो इधर से, और हमारे पास जो जैसे राइट हैंड थंब जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो पहले हमारे पास क्वांटिटी आ रही है उसकी तरफ हमारी जो राइट हैंड की फिंगर्स है उसको करेंगे, और जो आर जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी तरफ हम उसको घुमाएंगे। जब फिंगर्स को इधर करके राइट हैंड को देखो बिल्कुल सीधा कीजिए, हम ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन जब हम फिंगर्स को इधर घुमाएंगे तो थंब ऊपर करके लेंगे तो राइट हैंड जो हमारा है वो इस तरफ घूमेगा, है ना। तो अंगूठे को थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे, तब हम जब राइट हैंड साइड जो हमारे पास थंब है उसको जब घुमाएंगे तो वो इधर तब आएगा जब हमारे पास जो थंब है वो क्या करे, इनवर्ड टू द पेज चला जाए, है ना, इन साइड टू द पेज चला जाए, तभी हमारा पास राइट हैंड इस साइड में घूमेगा। तो जो हमारा पास थंब है, जो अंगूठा है राइट हैंड का जो अंगूठा है थंब है, वो हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड बी की। ठीक है, तो अंगूठा जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस प्लेन के अंदर हमारे पास डीएल एलिमेंट है और आर वेक्टर का एलिमेंट है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनवर्ड टू द पेपर, जो हमारे पास पेपर है उसके इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमारे पास डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्ड टू द पेपर और आउटवर्ड टू द पेपर दो नोटेशन होते हैं। अगर ऐसे लिख दें तो वो होता है इनवर्ड डायरेक्शन, और इस तरह से नोटेशन देते हैं तो ये रहेगा आउटवर्ड। इसको बोल देते हैं इनवर्ड और इसको बोल देते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो जब डायरेक्शन का नोटेशन आएगा तो ये डी बी वैक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इसके साथ डायरेक्शन देंगे हम कुछ इस तरह से। अगर ये नोटेशन ज़्यादा है साथ में तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी बी की, वो रहेगी इनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, इनवर्ड टू द पेपर। अगर हमारे पास, अगर आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो तो एक बोर्ड के जो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, अगर बोर्ड, ये मान लो हमारे पास पूरा बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड लगा लो, अगर ये वाला प्लेन है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाला प्लेन है वाई एक्सिस, इसको मैं लेंथ एलिमेंट मान लूँ और इसको अगर आर वेक्टर मान लूँ, तो इन दोनों के इनवर्ड जो जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन तो इधर आएगी, माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन जो जाएगी हमारे पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन, वो डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड बी की। ठीक है, राइट हैंड की थंब अगर उंगलियां आप घुमा के देख लो, ठीक है, राइट हैंड जो हमारे पास क्लॉक रूल होगा वो वाला ये दे दे, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, एक दिन बोर्ड पे समझा देंगे आपको, अच्छे से दिखा देंगे, अच्छे से उसमें मैं दिखाई भी दूंगा। ठीक है, अच्छे से हाथ से किस तरह से आपको उंगलियों को कर्व करना है वो आप बता देंगे, एक बार फिर से एक छोटा लेक्चर ले लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए। ठीक है, तो ये क्या कह जाएगा, इनवर्ड टू द प्लेन, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगी।
अब डायरेक्शन ये तो हो गया हमारे पास बायो सावर्ट्स लॉ का लास्ट एक्सप्रेशन। अब कई बार न्यूमेरिकल जो होते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल के अंदर वहां पे करंट ना दे करके कुछ और टर्म्स दे देते हैं, जैसे कोई चार्ज की फॉर्म में दे दिया, वेलोसिटी की फॉर्म में दे दिया, करंट डेंसिटी की फॉर्म में दे दिया हमारे पास, है ना। तो उस केस में वॉल्यूम एलिमेंट दे दिया, है ना। तो उस केस में हमारे पास अलग अलग तरह से हम बायो सावर्ट्स लॉ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, बायो सावर्ट्स लॉ का लास्ट एक्सप्रेशन के थोड़े और एक्सप्रेशन क्या क्या बन सकते हैं वो बताते हैं हम। कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है एक टर्म, ठीक है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, आई डिवाइडेड बाई एरिया एलिमेंट, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? जे के बराबर हम इसको लेते हैं। अब इस करंट एलिमेंट आई पर यूनिट एरिया जो है, करंट पर यूनिट एरिया, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। इसको मैं क्या करता हूं, लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास I मल्टीप्लाई लेंथ एलिमेंट है ना, DL। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई, लेंथ एलिमेंट से डिवाइड। तो I डॉट DL लेंथ एलिमेंट, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ एलिमेंट, ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूं I डॉट DL डिवाइडेड बाई DV वॉल्यूम, ऐसा ही कुछ हो जाएगा, है ना। डीवी क्या है यहाँ पे? ये जो डीवी है इसको मैंने अभी बता दिया आपको कि क्या है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो क्या बन जाएगा, ये आई डॉट डी एल है हमारे पास, है ना, इक्वेशन के अंदर। तो आई डॉट डी एल यहां से किसके बराबर हो जाएगा? इस डीवी एलिमेंट को इधर ले आए, तो आई डॉट डी एल जो है वो जे डॉट डीवी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर मैं आई डॉट डी एल जो है मेरे पास, यहाँ पे जो आई डॉट डी एल एलिमेंट है ये, इसकी जगह पे जे डीवी लिख दूं, ठीक है, लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं अनदर फॉर्म में। करंट डेंसिटी के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना आ जाए कभी, तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास dB, वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डॉट डी एल की जगह मैंने लिख दिया जे डीवी, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। ये डीवी एलिमेंट है, इसको इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई जे वेक्टर, ठीक है, करंट डेंसिटी है ये, और डिवाइडेड बाई आर, और डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा डीवी वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से करंट डेंसिटी के टर्म में हमारे पास अगर कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए, करंट डेंसिटी मान लो आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसका इस्तेमाल करके आप मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी बायो सावर्ट्स लॉ है, ठीक है, परंतु किसमें है? इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। अब एक और बात आती है कि करंट डेंसिटी भी ना दे रखी हो सकता है आपको चार्ज दे दे, वेलोसिटी दे दे, है ना, चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में दे दे। तो देखो अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको, एक और रूप बन सकता है इसका कि आपके न्यूमेरिकल में कुछ और भी आ सकता है। कि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमारे पास था आई डॉट डी एल, है ना। आई क्या होता है? करंट। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ एलिमेंट डीएल। अब इस dt को इसके नीचे लिख दो। अब dt को जब इसके नीचे लिख देंगे तो थोड़ा सा क्या करते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, dl बाई dt, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है? वॉल्यूम। तो चार्ज इनटू वॉल्यूम, यानी कि आई डॉट डी एल की जगह हम ना लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी होती है ना। तो वॉल्यूम नहीं होकर के क्या हुआ है? वेलोसिटी है, लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम, तो ये वेलोसिटी होती है भाई। तो आई डॉट डी एल की जगह मैं क्या सकता हूँ? चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो डी बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डॉट डी एल था ना, तो क्यू डॉट वी क्रॉस आर। वी क्या है? वेलोसिटी।
और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, अनदर फॉर्म आ गया बायो सावर्ट्स लॉ का। ठीक है, एक और फॉर्म हमारे पास निकल के आ गई बायो सावर्ट्स लॉ की, कि बायो सावर्ट्स लॉ को किस किस टाइप से हमारे पास एक्सप्रेशन आ सकता है और कौन कौन सी इक्वेशंस बनती है जिनके बेस पे फाइनल एग्जाम के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या अगर कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन कौन सी टर्म्स दे करके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे कैलकुलेट करवाया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है v क्रॉस r से, तो वेलोसिटी एलिमेंट हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में है, कि चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसके नॉर्मल हम जो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट एलिमेंट है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज कब होगा, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तभी चार्ज का ही तो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो करंट होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्शन टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एलिमेंट, और आर जो वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों ये दोनों जिस प्लेन में लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये था बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इसमें एक छोटी सी टर्म और ऐड कर देते हैं साथ में, इसके लिए क्योंकि वो छोटी सी बात है तो उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर नहीं बनाना चाहेंगे कि बायो सावर्ट्स लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, है ना। कूलॉम मैग्नेटिक फील्ड में एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेकर के उसकी वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। कूलॉम्स लॉ के अंदर एक स्टैटिक चार्ज है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे बायो सावर्ट्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई थोड़े। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, बायो सावर्ट्स लॉ के अंदर हमारे पास करंट एलिमेंट था, कूलॉम्स लॉ के अंदर हमारे पास स्टैटिक चार्ज था। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं करंट एलिमेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टैटिक चार्ज मेरे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, करंट एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, सेकंड अगर पॉइंट में नोट करूं तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दोनों के दोनों हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में सिमिलरिटी भी है ना, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने निकाला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, यानी कि डी बी जो है प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर। और जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ स्मॉल एलिमेंट की वजह से तो वो क्या था 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, है ना। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये इनमें सिमिलरिटी भी है। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें, क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाई ए स्केलर सोर्स पॉइंट चार्ज इज ए रेडियल बट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई ए वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो है परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द लेंथ एलिमेंट एंड द रेडियस वेक्टर आर। तो क्या लिख सकता हूं मैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्रिएट किसके द्वारा किया जाता है,
सोर्स चार्ज, है ना, स्टैटिक चार्ज कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक चार्ज, और इस डायरेक्शन जो रहेगी इसकी रहेगी रेडियल, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, यहाँ पे कोई चार्ज है Q, और इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक सफेरिकल शेप अगर बना के चलें, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी, रेडिकल जो इसके परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल यहाँ से, वो रेडियल डायरेक्शन होगी, है ना। जो भी हमारे पास सफेरिकल बॉल बनेगी उसकी रेडियस वेक्टर के अलोंग इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात करें हम इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन रहने वाली है वो रहेगी इज नॉर्मल टू द प्लेन इन विच करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर आर लाई। ठीक है, करंट एलिमेंट क्या था हमारे पास, dl लेंथ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये करंट एलिमेंट जिस प्लेन में लाई करेगा और रेडियस वेक्टर r जिस प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही तो था, है ना, dl क्रॉस r इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिस प्लेन में ये दोनों लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। बायो सावर्ट्स लॉ के बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने हम डिस्कस करेंगे साथ में बैठ करके। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक है।